हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो आज की हमारी जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग अपनी सांद्रता पद की जो विधियां पढ़ रहे थे उनके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मोलरता के बारे में पढ़ा था और उसके बाद आज हम लोगों को नॉर्मलता के बारे में डिस्कशन करना है। नॉर्मेलिटी के बारे में जानना है कि नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसके बारे में हमें आज जानना है। तो सिंपल सी कहानी है भाई, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, क्या कहानी होगी? ठीक है, चले। तो नॉर्मलता की कहानी को हम देखते हैं। तो नॉर्मलता में सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी होगी, नॉर्मलता निकालने के लिए हमें सीखना होगा तुल्यांकी भार। कि भाई तुल्यांकी भार जो होता है वो कहाँ काम आएगा। चलो पहले देख लेते हैं नॉर्मलता क्या होती है, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो किसी भी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, कितने बेटा, 1 लीटर आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं वो क्या कहलाती है बेटा? उसकी नॉर्मलता कहलाती है। चलिए, तो नॉर्मलता जो होता है इसे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। चलिए, तो बेटा ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से मोल निकाला जाता है वैसे ही ग्राम तुल्यांक भी निकाला जाता है। मोल में क्या होता है? मोल में होता है ग्राम भार बटे अणु भार। ग्राम तुल्यांक में क्या होता है? ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को कैपिटल ई से दर्शाते हैं, ग्राम भार को स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएगा ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक डब्ल्यू अपॉन ई, विलयन का आयतन v, n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी इंटू आपका 1000। ये आपका हो जाता है क्या? ये हो जाती है विलयन की आपकी नॉर्मलता। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं नॉर्मलता की मात्रक की। तो मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या हो जाएगा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। और इसे हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। नॉर्मलता जो है वो क्या होती है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होगा, इसी को हम नॉर्मलता कहते हैं। तो एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी। और अगर v मिलीलीटर में होता है तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें यहाँ जो चीज सीखनी है वो ये सीखनी है कि ये तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो चलिए भाई तुल्यांकी भार को निकालना सीखेंगे। तो किसी भी पदार्थ का जो तुल्यांकी भार होता है वो होता है ई से लिखते हैं इसको। क्या ई से क्यों लिखते हैं? इक्विवेलेंट वेट, इसीलिए इसको ई से, इक्विवेलेंट वेट मतलब ई से शो करते हैं। तो तुल्यांकी भार ई बराबर होता क्या है? पदार्थ का अणुभार। जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना है उस पदार्थ का अणुभार बटे n गुणांक। पदार्थ का अणुभार बटे n गुणांक। अब पदार्थ का अणुभार बटे n गुणांक ये है, तो ध्यान दीजिएगा कहानी क्या हो जाती है। मान लो हमें निकाल n गुणांक होता क्या है?
एन गुणांक होता क्या है अम्ल के लिए, अम्ल जितने भी H प्लस, भाई विलयन में अम्ल जितने H प्लस आयन निकाल सकता है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो विस्थापनीय या विस्थापित H प्लस आयनों की संख्या। क्षार जलीय विलयन में क्या करता है बेटा, क्षार जलीय विलयन में OH माइनस निकालता है, तो हो जाएगा विस्थापनीय OH माइनस आयनों की संख्या। क्या हो जाएगा, विस्थापनीय OH माइनस आयनों की संख्या। इसी तरह अगर कोई लवण है तो लवण के लिए क्या हो जाएगा, लवण के लिए हो जाएगा बेटा, लवण देखो लवण में धनायन और ऋणायन होते हैं, तो धनायन पे होता है धन आवेश, ऋणायन पे होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश या ऋणावेश की संख्या, धनावेश या ऋणावेश की संख्या। तो एन गुणांक क्या है अम्ल के लिए, भाई कोई भी अम्ल जितने H प्लस निकाल सकता है वो उसका एन गुणांक, क्षार जितने OH माइनस निकाल सकता है वो उसका एन गुणांक, लवण जितने धनावेश या ऋणावेश रखता है वो उसका एन गुणांक। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं HCl का तुल्यांकी भार, तो इसका अणुभार हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, कुल आ जाएगा 36.5। तो इसका तुल्यांकी भार हो गया 36.5, और ये एक ही H प्लस निकाल सकता है बटे 1, तो इसका तुल्यांकी भार भी आ गया 36.5। तुल्यांकी भार कितना आ गया 36.5। दूसरा देखो, हमने दूसरा लिया H2SO4, तो एक हाइड्रोजन 1, तो 2 का 2, सल्फर 32, एक ऑक्सीजन 16, 16 चौके 64, टोटल आ गया 98। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार भाई 98 बटे कितने H प्लस निकाल सकता है 2, तो 98 बटे 2 ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा बेटा 49 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम देखते हैं H3PO4, क्या हो जाएगा H3PO4, तो हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 16 चौके 64, ये आ जाएगा 98। इसका तुल्यांकी भार बेटा, अणुभार आ गया 98 और ये 3 H प्लस निकाल सकता है, तो इसलिए इसका तुल्यांकी भार 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 जगह 18, इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा ये। इसी तरह अगर हम और अम्ल देखें जैसे HNO3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 3 है तो 16 3 48, आ जाएगा 63। तो इसका बेटा तुल्यांकी भार, अणुभार हो गया 63 और ये एक ही H प्लस निकाल सकता है, तो तुल्यांकी भार हो गया 63। तुल्यांकी भार क्या हो गया बेटा 63। ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग और भी पदार्थों के तुल्यांकी भार को निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है देखते हैं। चलिए, तो अब हमारे पास है जैसे H3PO3, तो H3PO3 जो होता है इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, सॉरी फास्फोरस से। तो कोई भी हाइड्रोजन अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है तो केंद्रीय परमाणु उसको छोड़ेगा नहीं, मतलब इसमें केवल ये 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2। तो इसका तुल्यांकी भार हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 31, 16 3 48, आ जाएगा 82। थोड़ा इसको तुल्यांकी बार आ जाएगा 82 और एन फैक्टर 2, तो ये हो जाएगा 41। इसी तरह एक और पदार्थ है H3PO2, इसकी संरचना अगर देखोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट जो है वो फास्फोरस से जुड़े हैं, एक ही हाइड्रोजन साइड में, तो 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े हैं, तो फास्फोरस इन दोनों को नहीं छोड़ेगा, इसको बाहर करेगा। तो इसका एन फैक्टर कितना बेटा, इसका एन फैक्टर 1, तो 3 फास्फोरस हो गया 31, 16 दूनी 32, 66 हो गया, तो ये हो गया 66 और एन फैक्टर 1, तो कुल मिला के आ गया कितना 66, ये आपका। ठीक है, तो इस तरीके से तुल्यांकी भार अम्ल का हो गया। चलो क्षार का देख लेते हैं, किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार देखते हैं। चलिए भाई, क्षार का तुल्यांकी भार NaOH है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 40 बटे 1, क्योंकि एक ही OH निकाल सकता है, 40 आ जाएगा। दूसरा MgOH होल ट्वाइस 24 और ये 16 1 17 दूनी 34, हो जाएगा 58, तो इसका तुल्यांकी भार जो होगा हो जाएगा 58 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, ये हो जाएगा इसका तुल्यांकी भार। AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम होता है 27, 16 1 17 3 51, ये हो जाएगा 51, 7 1 8 और 5 2 7, तो इसका तुल्यांकी भार बेटा 78 और ये 3 OH निकाल सकता है बटे 3, तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, इसका तुल्यांकी भार आ गया 26। तो किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार मतलब उसका अणुभार बटे एन फैक्टर।
ठीक है, चलो ये तो हम लोग क्षार के हो गए। चलो कुछ लवण के भी देख लेते हैं। कुछ लवण जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, तो NaCl का पहले अणुभार 23, क्लोरीन 35.5, ये हो जाएगा 58.5। तो बेटा इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 58.5/1, कुल मिला के हो गया 58.5, ये इसका तुल्यांकी भार। CaCl2 कैल्शियम 40 और ये 71, ये हो जाएगा 111, तो तुल्यांकी भार क्या हो गया 111/2। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जब टूटेगा तो Ca2+ + 2Cl-, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, तो 55.5, ये आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है कहानी? नोट कर लीजिए भाई इसको। तुल्यांकी भार निकल गया। तो नॉर्मलता सिंपल से क्या होता है, नॉर्मलता को निकालने के लिए हमें तुल्यांकी भार पता होना चाहिए था। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला W/E × V × 1000, यही आपका हो जाएगा नॉर्मलता का फॉर्मूला। ठीक है, और नॉर्मलता की मात्रा की बात की जाए तो मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या होता है बेटा? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या एक शब्द में बोले इसी को, एक शब्द में हो जाएगा नॉर्मल। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या फिर एक शब्द में बोले तो नॉर्मल। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन इसके। जैसे क्वेश्चन सबसे सिंपल सा है, कह रहा है 80 ग्राम 500 मिलीलीटर NaOH विलयन की, NaOH विलयन की क्या बताइए बेटा? नॉर्मलता बताइए। NaOH विलयन की नॉर्मलता बताइए। चलो भाई, W जो है वो हो गया 80 ग्राम, M जो है सॉरी V दिया है 500 मिलीलीटर, और NaOH का निकालना है तुल्यांकी भार। तो अणुभार होता है 40/1, तुल्यांकी भार हो जाएगा 40। बस हो गया फार्मूला। N = W/E × V, मिलीलीटर में है तो 1000 से गुणा, ये 80, ये 1000, ये 40, ये 500, दो बार ये जाएगा, दो बार ये आ जाएगा, 4 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 4 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो जैसे हम लोगों ने मोलर विलयन पढ़ा था, वैसे ही एक विलयन होता है नॉर्मल विलयन। क्या होता है बेटा? नॉर्मल विलयन। तो नॉर्मल विलयन की कहानी भी समझ लीजिएगा। यदि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, यदि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो, तो उस विलयन की नॉर्मलता होती है 1 नॉर्मल। तो उस विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है बेटा? 1 नॉर्मल। तो जब भी किसी विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक में विलेय के विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित होते हैं, तो विलयन होता है हमारा नॉर्मल विलयन। उसी विलयन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल विलयन। और नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता होती है 1 नॉर्मल। और हमने इसके पहले भी आपको बताया है, सेमी नॉर्मल, जैसे सेमी मोलर डेसी मोलर थे ना, वैसे ही सेमी नॉर्मल डेसी नॉर्मल ये सब भी रहेंगे। तो सेमी नॉर्मल की जो नॉर्मलता होगी वो रहेगी बेटा, सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता हो जाएगी 1/2n, डेसी की हो जाएगी 1/10n, मिली की हो जाएगी 1/1000, सेंटी की हो जाएगी 1/100। इस तरह से ये कहानी आपकी चलती जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन अगला हमारा जो है वो कुछ इसी पर आधारित है। क्वेश्चन कह रहा है
Na2CO3 के 53 ग्राम का सेमी मोलर विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के, मोलर नहीं बेटा, सेमी नॉर्मल, नॉर्मलता पढ़ रहे हैं ना, सेमी नॉर्मल विलयन बनाने के लिए कितने लीटर विलयन की आवश्यकता होगी, विलयन की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो सोडियम कार्बोनेट के 53 ग्राम का सेमी नॉर्मल विलयन बनाने के लिए कितने लीटर विलयन की आवश्यकता होगी। चलो भैया देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कहानी है उसको समझिएगा, सॉल्यूशन देखिए भाई। सोडियम कार्बोनेट के 53 ग्राम, ग्राम बार दिया है 53 ग्राम, पदार्थ है सोडियम कार्बोनेट, तो इसका तुल्यांकी बार 23 दूना 46, पहले अड़ुआ निकालो, 46 प्लस 12 16 3 48 को आके आ जाएगा 106 बटे और 2 धनावेश 2 ऋण आवेश, तो इसका तुल्यांकी भार आ गया बेटा, तुल्यांकी भार आ गया 53 53। सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलता 1/2, बस लगा लो, n इज इक्वल टू W/E इंटू V, क्योंकि लीटर में ही निकालना है तो V लीटर में रहे तो 1000 को गुणा करने की जरूरत नहीं, ये 1/2, ये भी 53, ये भी 53 इंटू V, ये कट जाएगा, V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 2 लीटर, यही आपका आंसर हो गया। V बराबर कितना आ गया बेटा, V बराबर आ गया 2 लीटर, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल था, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है कहानी, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है H2SO4 के H2SO4 का 500 ml डेसी नॉर्मल विलयन बनाने के लिए इसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, इसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, इसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। चलिए भाई, तो हमारा जो पदार्थ है उसका कितना आयतन कह रहा, विलयन का आयतन कह रहा 500 मिलीलीटर, और डेसी नॉर्मल मतलब बेटा 1/10, और पदार्थ H2SO4 तो इसकी तुल्यांकी बार अड़बार 98/2, तुल्यांकी बार इसका आएगा 49। अब आपसे पूछ रहा है इसका द्रव्यमान, W पूछ रहा, चलो बहुत सिंपल सा है, N बराबर W इंटू 1000 बाई E इंटू V, यही हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 49/20, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2.45 ग्राम, कितना आ जाएगा बेटा 2.45 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो बस नॉर्मलता के क्वेश्चन हो गए यहाँ से खत्म। क्यों भाई, देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला देखो, N इज इक्वल टू W इंटू E इंटू V, ये देता ये पूछा, हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ये दिया ये पूछा, हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये दिया और ये दिया और ये दिया ये पूछ लिया, हो गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तो 4 टर्म में कोई भी 3 दिया रहेगा, आपको एक पूछ लेगा, हो जाएगा खत्म क्वेश्चन। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसके हो गए खत्म। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगला देखते हैं बेटा। तो नॉर्मलता की कहानी हो गई यहीं से समाप्त। अब हम देखेंगे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। क्या देखेंगे बेटा, मोलरता एवं नॉर्मलता में संबंध, मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध है, इसकी कहानी को समझेंगे। तो हमारी जो मोलरता होती है वो होती है W/M इंटू V, नॉर्मलता होती है W/E इंटू V। तो M इंटू M बराबर हो जाएगा W/V, N इंटू E बराबर हो जाएगा W/V, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, M इंटू M बराबर N इंटू E।
m इंटू एम बराबर n कितना बेटा, n वही रहेगा, e कितना m इंटू एन फैक्टर, m अपॉन n फैक्टर, m से m कैंसिल, तो नॉर्मलता बराबर हो गई मोलरता गुणे n गुणांक। नॉर्मलता बराबर क्या हो गई, मोलरता गुणे n गुणांक। यही हो गया आपका खत्म कहानी। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n गुणांक, यही आपका हो गया खत्म। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे n गुणांक, यही आपकी कहानी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब नॉर्मलता के बाद हमारा जो अगला कंसंट्रेशन टर्म आता है वो आती है मोललता। क्या आती है बेटा, मोललता, मोलैलिटी। मोललता या मोलैलिटी। चलिए मोललता या मोलैलिटी क्या होती है ध्यान दीजिएगा। तो ये जो मोललता है इसकी सिंपल सी कहानी ये है कि भैया किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम भार में विलेय के कितने मोल उपस्थित होते हैं वही होती है मोललता। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी सांद्रता पद की विधियां पढ़ी उन सभी में विलयन के प्रति लीटर आयतन में हम विलायक के विलेय के मोल निकालते थे, लेकिन अब क्या होगा, मोललता में हम लोग विलायक में कितना विलेय है वो निकालेंगे। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या जो है यही हमारी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाएगी, मोललता कहलाती है। मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो मोललता बराबर देखो क्या हो जाएगा बेटा, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल, ठीक है, बटे विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो मोललता जो बुक में दी रहेगी वो स्मॉल m से, हम लोग जो दर्शाएंगे ml से। ml बराबर विलेय के मोल हो गया n, विलायक का भार हो गया w किलोग्राम। अगर यही w ग्राम में हो जाए तो यही w के ग्राम में होने पर ये हो जाएगा 1000। अगर यही n जो है, n को हम लिख सकते हैं w अपॉन m इंटू कैपिटल W किलोग्राम में, और ये ml जो है ये हो जाएगा क्या, W अपॉन m इंटू कैपिटल W, अगर ग्राम में है तो गुणे 1000। ठीक है, ये कहानी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर, ये आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोललता हो गई है। तो आइए अब देखते हैं। अच्छा इसका मात्रक भी देख लो बेटा, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, या एक शब्द में बोले तो मोलल, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला होता है मोलल विलयन। क्या होता है बेटा, मोलल विलयन। तो मोलल विलयन क्या है ध्यान दीजिएगा। किसी विलयन किसी विलायक के, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे समझ लो बेटा। देखो मान लो अगर किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में विलेय के 1 मोल उपस्थित हो, अगर किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में विलेय के 1 मोल उपस्थित हो तो इसकी मोललता क्या हो जाएगी, 1 मोलल। तो विलेय की मोललता क्या हो जाएगी, 1 मोलल। तो जब किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम भार में विलेय के 1 मोल उपस्थित होते हैं
तो वह विलयन ही कहलाता हमारा मोलल विलयन। और इसके लिए भी सेम कहानी, डेसी मोलल, सेमी मोलल, सेंटीमोलल, मिली मोलल, डेकामोलल, पेंटामोलल, पेंटीमोलल, जो भी था सारी चीजें सेम रहेंगी, सबकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो ये मोलल सॉल्यूशन हो गया हमारा, मोलल विलयन हो गया। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं भाई। तो इसके क्वेश्चंस की सिंपल सी कहानी है, जल के 500 ग्राम में जल के 500 ग्राम में 120 ग्राम एसिटिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोललता बताइए। प्राप्त विलयन की मोललता बताइए। चलिए भाई, तो देखो जल का 500 ग्राम है, मतलब जो विलायक है उसका 500 ग्राम है। जो विलेय है, विलेय का 120 ग्राम है। विलेय है कौन? CH3COH, जिसका अणुभार 60 है। तो फिर कहानी सिंपल सी, मोललता क्या हो जाएगी? ml = W इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। W कितना? 120 गुणे 1000 बटे स्मॉल m कितना? 60 गुणे W 500। 2 बार ये कट जाएगा, 2 बार ये कट जाएगा, 4 मोलल क्या आ जाएगा? 4 मोलल आंसर आ जाएगा। ml = 4 मोलल आंसर हो गया। ठीक है, चल तो जैसे क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं वैसे क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलेंगे, सेम क्वेश्चन रहेंगे, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं रहने वाला है। ठीक, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन हो गया मोललता का, जिसमें मोललता पूछ लिया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने जो रहेगा, कह रहा किसी विलयन में कितने ग्राम किसी विलायक के 800 ग्राम में कितने ग्राम, कोई पदार्थ ले लो जो दिमाग में आ रहा हो, मान लो K2SO4 मिलाया जाए कि इसका डेसीमोलल विलयन प्राप्त हो। चलो विलायक का भार दे दिया 800 ग्राम, विलेय का पूछ रहा, विलेय है कौन? K2SO4, पोटेशियम 39 गुणे 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 चौके 64, 78 + 32 + 64, 80 30 110, 110 और 174, ये आ जाएगा 174। क्या आ जाए बेटा? अणुभार आ गया 174, m आ गया 174। और कह रहा है डेसीमोलर मतलब बेटा मोललता हो जाएगी 1/10। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला क्या होता है? ml = W इंटू m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, यही होता है। ml कितना? 1/10। W कितना निकालना है? ये 1000, m कितना? 174, ये कितना? 800। जीरो कट गया। चलो W बराबर क्या आ जाएगा? 174 गुणे 8 बटे 100, 1.74 गुणे 8, 8 चौके 32, 8 से 56 3 59, 8 एकम 8 5 13, 13.92 ग्राम। कितना आ जाए बेटा? 13.92 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। 13.92 ग्राम इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मोललता हो गई। ये क्या हो गई बेटा? मोललता हो गई। ठीक, चलिए तो अब आप जो है मोललता एवं मोलरता में संबंध याद रखिए। मोलरता एवं मोललता में संबंध, थोड़ा मोललता एवं मोलरता में संबंध होता है 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू m, ये आपका होता है
मोललता और मोलरता में संबंध, ये मोललता हो गई गुणे 1000 गुणे मोलरता बटे 1000 गुणे घनत्व माइनस मोलरता गुणे अणुभार। जैसे क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 के 1 या मान लो 2 मोलर विलयन की मोललता बताइए, मोललता बताइए। दिया है विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है H2SO4 के 2 मोलर विलयन की मोललता बताइए जबकि उसका घनत्व दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, मोललता बराबर 1000 गुणे मोलरता कितना 2, 1000 गुणे कितना 1.2 और H2SO4 है अणुभार 98, तो ऊपर हो गया 2000 बटे ये 1200 माइनस कितना 196, तो बेटा 2000 बटे 196 जाएगा, बचेगा 104, 1004, क्या बचेगा 1004, यही बचेगा। और इससे डिवाइड कर दो बेटा 1004 से, देखो कितना आता है, एक सेकंड, तो 2000 बटे 1004 ये आ जाएगा 1.99, कितना आ जाएगा बेटा 1.99, तो हो गया खत्म। ये इसकी मोललता आ गई, क्या आ गई बेटा विलयन की मोलल, इतने मोलल इसकी मोललता आ गई। तो मोलरता मोलरता में संबंध याद रखिए, इसकी सहायता से आप मोलरता दी है मोललता निकाल सकते हो, मोललता दी होगी मोलरता निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे हो जाते हैं यहाँ से समाप्त। तो अब इसके बाद के जो टॉपिक होंगे, जैसे मोल प्रभाज बचा है, मिश्रण की मोलरता, मिश्रण की नॉर्मलता, मोलरता समीकरण, ये सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक के लिए रहेगी, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, फिर मिलते हैं।